नमस्कार, प्रणाम। यह है सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी सहारा। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार के नए एपिसोड में मैं मौजूद हूं जाफर शरीफ साहब के साथ, वो शख्सियत जिन्होंने कांग्रेस की शुरुआती दौर से लेकर अब तक कांग्रेस की पूरी तारीख को देखा है, उसकी सियासत को देखा है और खुद कई ओहदों पे फाइज रहे हैं। हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और शुरुआती दौर में बहुत सारे दूसरी वजारत को भी इन्होंने अपने हाथों से संवारा है। आज जाफर साहब मौजूद हैं, आइए चलते हैं, बात करते हैं सीके जाफर शरीफ साहब से। जाफर शरीफ साहब, खैर मकदम है आपका आलमी सहारा में। बहुत शुक्रिया आपका। जाफर साहब, आपसे पहला सवाल तो मैं ये करना चाहता हूं कि आप कब कांग्रेस से जुड़े, किन हालात में जुड़े और आपका जो कांग्रेस का जो सफर है वो किस तरह का है? 1940 पर 2 में क्विट इंडिया मूवमेंट जी, जब मैं बिल्कुल स्कूल में पढ़ रहा था तो क्विट इंडिया मूवमेंट हर कोई जानता है, बहुत मशहूर। जी जी। और उस मूवमेंट के दौरान में जब मैं तालीम पा रहा था तो कांग्रेस वाले स्कूलों के पास आते थे और कहते थे बच्चों से कि आप स्कूल को बहिष्कार करो, बाहर निकल आओ। जी। तो हमारे एक टीचर थे गुरुपादप्पा, वो खुद फ्रीडम फाइटर रहे, बड़े जोशीले थे। वो बजाते खुद हमको बाहर भेज देते थे, जाओ हिस्सा लो। तो हम स्कूल से बाहर निकलते थे तो कांग्रेस वाले 2 कतार में हमको खड़ा करते और उस जमाने में बचपन में हमारे वालिद एक शेरवानी मुझे सिलाए थे और एक टर्की टोपी पुन्ने वाली। तो कांग्रेस के लोग मुझे सामने खड़ा करते 2 कतार में, या कभी कभी कांग्रेस का तिरंगी झंडा चरखा के साथ, या कभी कभी गांधी जी की तस्वीर हाथ में दे देते और सामने बिल्कुल खड़े रहते और हम लोग शहर के अंदर जो राष्ट्रीय गाना होता है उसको गाते जाते निकल जाते थे। ये शुरुआत है। ये चलता रहा। फिर हमारे वालिद को किसी ने कहा कि उस जमाने में हमारे यहाँ मैसूर महाराजा की हुकूमत थी, हमारे वालिद रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, तो उनको डराया गया कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो हमारे वालिद मुझे बजाते खुद पुलिस स्टेशन पकड़ के ले गए। उनका दोस्त कोई इंस्पेक्टर था, उससे डराने की, धमकी देने की। तब आपकी उम्र क्या थी, कितने साल के होंगे आप? बहुत कम उम्र, स्कूल में थे? बहुत कम उम्र, शायद 15-16 साल के करीब या कुछ होगा। और वो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हमारे वालिद छोड़ के चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने डराया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाप की नौकरी चल जाएगी, परेशानियां वो भी उठाएंगे, तुम भी उठाएंगे वैसे। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से वादा किया मैं आगे नहीं करूंगा। वहां से चला गया। जाने के बाद दोबारा वही होता था। दूसरे दिन फिर आप अपने काम में लग गए? कांग्रेस वाले आते थे, वही बुलाते थे, वही सिलसिला चलता रहा। बहरहाल हमारे पड़ोस में हमारे एक ताया थे, गौसपीर साहब। शायद लोगों को हंसी आएगी मेरी बात सुन के। आप जानते हैं छोटे छोटे गांवों में उस जमाने में ये मुर्गी वर्गी पालने के लिए एक टोकरा होता था जिसके अंदर रात बच्चे रखे जाते थे। जी, रखते थे। हमारे ताया मुझे छेड़ते थे कि मैं लीडर हूँ क्योंकि जाता था जुलूस में वगैरह। वो बोलते थे कि तुम स्पीच करो,
तो मैं वो टोकरों पे खोल के उसी जमाने में स्पीच करता था, मुर्गी के टोकरे पे खड़ के। ये बचपन का है वो। ऐसा लगता है कि मुझे, मैं कहूँ भाई मेरा अपना मानना है इस जिंदगी के इस दौर पे, ये मुकद्दर है। मुकद्दर किसी भी इंसान को उसके तरफ खींच ली जाती है जहां उसको ले जाना है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ जब आप सियासत की तरफ आ गए? स्कूल में तो आप थे, लेकिन उसका किस तरह से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए, किस तरह से ये जो इंतखाबात की जो सियासत, उसमें कब से आए? इसमें आने के बाद मुझे जब हाई स्कूल में आए हम लोग, हमारा जो परिवार का जो ताल्लुकात रहे पंडित लोगों से, हमारे मोहल्ले में ये हमारे घर के करीबी एक फ्रीडम फाइटर्स फैमिली थी। 5 के 5 भाई भी वो फ्रीडम फाइटर थे। रंगराव, भीमराव, वासुदेवराव, हनुमंतराव, माधवराव। इसमें से वासुदेवराव जो रहे वो मेरे गुरु रहे। अच्छा। वो डॉक्टर हर्डीकर, एनएस हर्डीकर के साथ रहे, सेवा दल में रहे, हिंदुस्तानी सेवा दल। बहुत नई बात बता रहे हैं, एक मुसलमान बहुत बड़ा लीडर, उसका जो गुरु है वो वासुदेव राव, हिंदुस्तानी सेवा दल वो जमाने में। मैं उनके साथ जुड़ गया बचपन खेल का को, तो उसमें मैं आज आपको कहना चाहूँगा, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने मुझे करम फरमाया है, उसमें उन लोगों की सोबत भी एक है कि जो एक मुल्क का नज़रिया, आज़ादी का नज़रिया, हालात का नज़रिया कि हम गुलाम हैं, हमको आज़ाद होना चाहिए। देखिए बहुत लोग फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, जो जेल को जाया या कोई गोली का शिकार हो गया, मर गया जी, सब है। काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स फैमिली, हम भी इख्तिदार में रहे, हम भी देखे उन लोगों जी, परेशानियों की उनके। मगर ये जो बचपन का जो होता है, हम उसकी बात है, फाइटर नहीं कहलाते। शायद हमको लगता है कि हम खेल रहे थे वो कुछ we didn't come to that category of freedom fighters, although we were motivated to fight for freedom उस जमाने में। and you fought. We fought. I told you, my teacher was a freedom fighter, Gurpadappa. He used to encourage, inspire, go. आपके जो सियासी आपका जो करियर है, जाहिर सी बात है आप कांग्रेस से जुड़े रहे शुरू से, आज़ादी के पहले से कांग्रेस से जुड़े हैं, और कांग्रेस में कई बड़े लीडर हुए हैं, पंडित नेहरू से लेकर के, बल्कि मोतीलाल नेहरू से लेकर के आज तक। सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी पे या आपके काम करने के तरीके पे किसका सबसे ज्यादा असर दिखता है? देखिए भाई, जवाहरलाल नेहरू को रोल मॉडल मानता हूँ, इसलिए कि ये मेरी खुशकिस्मती है जबकि जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति हाउस में रहते थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम। एक छोटे से गांव के लड़के को जवाहरलाल नेहरू के घर पहुंचने का और जवाहरलाल नेहरू के घर में खाना खाने का शर्फ हासिल हुआ, एक बहुत बड़ी चीज है जी। कोई मैं भूल नहीं सकता। जाफर शरीफ साहब, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
दिन चढ़ गया, अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। जल्द सहारा वन पर। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। ब्रेक के बाद आलमी सहारा के खास प्रोग्राम तकरार में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। हम जाफर शरीफ साहब से बातचीत कर रहे थे। जाफर शरीफ साहब अपने शुरुआती दौर के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितने खुशनसीब थे ये कि जवाहरलाल नेहरू के घर में खाना खाने का शर्फ इनको हासिल है। आइए फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जाफर साहब, आप बता रहे थे कि आपको पंडित नेहरू के घर पे खाना खाने का शर्फ हासिल हुआ, ये कैसे हुआ? मैं अकेला नहीं था, हमारी एक टीम थी। अभी पंजाब बंटवारा हो गया, उस जमाने में यूनाइटेड पंजाब था। रोहतक में एक यूथ कांग्रेस की कैंप हुई थी। उस कैंप में मोरारजी देसाई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जी, और बिहार की है तारकेश्वरी सिन्हा जी जी जी, वो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों आए थे। उन्होंने उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू के दो पॉलिसियों को क्रिटिसाइज किया, कंपल्सरी डिपॉजिट और गोल्ड कंट्रोल। मुझे आज भी याद है। जी जी। अब हम लोग लड़के थे, तकरीरन सुने। उस वक्त में प्रताप सिंह खैरान थे, यूनाइटेड पंजाब की चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर। जी जी। बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। ये सब लोग आए थे कि उन सब के स्पीचेस वगैरह सुने हैं हम लोग। अब वो जब हम लोग नेहरू के बड़े आशिक थे, जब मोरारजी भाई और तारकेश्वरी सिन्हा जवाहरलाल नेहरू के पॉलिसियों के बारे में खिलाफ बोले तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम लोग दिल्ली आए। उस जमाने में हमारे एक बड़े अजीज दोस्त थे यशपाल कपूर जी, वो इंदिरा जी के बड़े करीब थे जी। उनके जरिए हम पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी को बड़े नौजवानों से प्यार था, मोहब्बत था। पंडित जी ने बुला लिया, खाने का वक्त था। देखिए बड़े आदमियों का, हिंदुस्तान के वजीर आजम जी, और वो भी पंडित नेहरू के स्टेचर, वो भी पंडित जी नेहरू जैसे शख्सियत। हम कहीं देहात के शहरों के कोई चंद बुंद लड़के लोग पहुंचे, खाने का वक्त था। उन्होंने कहा आपने खाना खाया ना? हमने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने इशारा दे दिया कि यही तीन मूर्ति है उसमें। हम लोग बात कर रहे थे, बता रहे थे क्या क्या हुआ। पंडित जी सुनते रहे। इस बीच में खाना तैयार हो गया और पंडित जी ने उस वक्त पे हमारे आंध्रा के डी संजीवैया कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट के एक जगन्नाथ राव चंद्रगी जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी थे। पंडित जी ने कहा कि वो जो भी मोरारजी भाई का उनका स्पीच है वो टेपों को हिफाजत से रख के मुझे पहुंचाओ। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को, एआईसीसी को इत्तला दी। इस बीच में खाना तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि चलो चलो खाना खाओ आप लोग। अंदर ले गए खाने। वो बजाते खुद बैठे हमारे साथ। इंदिरा जी खाना पड़ोसी। अच्छा।
बासमती चावल और दाल और कुछ नहीं है, थोड़ी भिंडी वंडी सब्जी बस इतना है। आज भी मुझे वो नक्श याद आता है कि भट्टी जी टोपी गोपी पहने थे, खाली सर से बैठे थे, तो उनका वो सामने का हिस्सा होता बॉल्ड हेड जी रहता था। हाँ, बड़े प्यार से खाना पीना खिलाया, खा के हम निकले। आज अगर बात करें जाफर शरीफ साहब, तो बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ ये यादें जुड़ी हों, चाहे वो कांग्रेस के हवाले से हो, चाहे पंडित नेहरू के हवाले से हो, चाहे वो इंदिरा जी के हवाले से हो। मेरे घर में मेरे पास अभी भी तस्वीर है उस वक्त जो पंडित जी के घर में थे हम। लेकिन इतनी गैर मामूली आपका एसोसिएशन रहा है, साथ रहा है कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के बड़े लीडरान के साथ, लेकिन आज आप अपने आप को कांग्रेस की सियासत में कहीं हाशिए पर नहीं देख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके साथ कांग्रेस अब कहीं ना कहीं उस तरह से साथ नहीं है, या आपको कांग्रेस में वो मुकाम अब नहीं मिल रहा है, चाहे उसकी जो भी वजह हो, जो पहले आपका रहा है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्त वक्त की बात है। मुझे कभी कभी बहुत से लोगों से जब आपस में गुफ्तगू होती है, बातें निकलती है, पुरानी यादें आती हैं, हम लोग बोल देते हैं जो भी। नहीं, आपको लगता है कि आप कहीं हाशिए पे हैं कांग्रेस? मैं बता रहा हूँ आपको, जो याददाश्त है, जो कुछ भी है। अब मुझे बहुत लोग, अब जैसे लोग भी कहते हैं कि ये इतना कुछ, अगरचे आप इसको लिखेंगे नहीं तो फिर ये आपके साथ चला जाएगा। कहते हैं कि इसको आप, यू राइट ए बायोग्राफी, रिकॉर्ड थिंग्स। जी, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं इसको रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। जी, वक्त नहीं मिलता, फिर वो हम लोगों को आदत चलेगी लिखने पढ़ने की। अब उसमें कभी कभी किसी को बोलता हूँ, कभी कुछ करते हैं, मगर हमारा मुल्क इतना बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि हमारे जो जंगी आज़ादी को अपनी कुर्बानी दी, जेलों में गए, सूलियों पर चढ़े, बंदूक की निशान बन के मर गए, शहीद हो गए, इतने लोगों की कुर्बानी, जद्दोजहद देखने के बाद मैं जिस वक्त वजारत में था हुकूमत के, हिंद के रेलवे मिनिस्ट्री में, बहुत से फ्रीडम फाइटर्स भी हमारे पास आते थे। मैं देखा हूँ, ऐसे लोग आते थे जिनको कुछ भी नहीं मिला। मैं तो एमपी बना, मिनिस्टर बना, कुछ बना, मगर कुछ भी नहीं। जो फ्रीडम फाइटर, जो सही माने में उन्होंने, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको जो कांग्रेस से मिला या जो आपको सियासत से मिला, आप उससे खुश हैं, मुतमईन हैं, अब आपको आगे कुछ नहीं चाहिए? आप अपने सियासी, ऐसी बात नहीं, आप अपने सियासी रोल को कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात पर कायल हूं कि इस मुल्क के अंदर जब तक के एक अदना गरीब मुल्क के किसी भी कोने में अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वो बेचैन है। आपको इतना ज्यादा कुर्बत रही गांधी परिवार की भी और इतना करीब रहे, कांग्रेस की सियासत को शुरू से देखा, लेकिन आज आप हाशिए पे हैं। आप ये बता रहे हैं कि नहीं, आपने को जितना मिला आप उससे खुश थे, तो क्या ये हम लोग मान ले कि जाफर शरीफ साहब अब सियासी तौर पे कहीं ना कहीं किनारा कशी ले रहे हैं, या संन्यास ले रहे हैं, या इस पॉलिटिक्स को दरकिनार कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं। देखिए, हमारी मुल्क के अंदर जमहूरियत का निज़ाम है। जमहूरियत के निज़ाम में हर किसी को हक़ है। उन्होंने कहा हम जुड़े रहे कांग्रेस के साथ और यहाँ तक पहुँचे भी कांग्रेस के साथ। अब कभी कभी ये पार्टी का नजरिया होना चाहिए, कहाँ कोई इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के नजरिए में बदलाव है? मुझे थोड़ा लगता है। क्या लगता है आपको?
चलिए इसी पे बात करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि पार्टी के नजरिए में क्या बदलाव हुआ। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जाफर साहब से बात करेंगे कि पार्टी के नजरिए में बदलाव देखते हैं जाफर शरीफ साहब, तो वो नजरिए में बदलाव क्या है। लेते हैं एक ब्रेक। ज़हन में अफसाना है, ज़हन में अफसाना है, ज़हन में एक अफसाना है और उन्वान जमाना है। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। तकरार में बातचीत हो रही है कि कांग्रेस के नजरिए में बदलाव आया है, यह सीके जाफर शरीफ साहब का कहना है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं। सर वेलकम बैक। आप फिर से आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं कि आपने ये बताया ब्रेक में जाने से पहले कि कांग्रेस के नजरिए में कुछ बदलाव आया है, वो क्या बदलाव है कांग्रेस के नजरिए में? एक मेरे ख्याल से लगता है कि वक्त की बात है कि वो एक नई पीढ़ी, नए लोग, नया नजरिया। लेकिन तजुर्बे की जरूरत तो हमेशा है। हाँ, तजुर्बे की जरूरत तो हमेशा है। यही बहुत बड़ी बात आपने की। तजुर्बा कहीं मार्केट में मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तजुर्बा मेहनत से, जद्दोजहद से, लगन से आता है। तो आपकी पार्टी ये नहीं समझ रही? मैं नहीं समझता कि समझ सकती है, मगर पार्टी, अब देखिए हमारे जमहूरियत के निज़ाम में वो पार्टी हो या हुकूमत हो या कुछ भी हो, कोई भी ढांचा हो, हर ढांचे में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी पार्टी है, किन किन को लगाएंगे वो? शायद हो सकता है कभी कोई नजरअंदाज हो गया, कोई करीब आ गया, कोई दूर आ गया। अब हमारी ये फितरत नहीं कि हम जाके पूछे कि हमको ये दो वो दो, हमको यहाँ इस्तेमाल। नहीं, मुझे याद है कि आपको एक जमाने में आपको गवर्नरशिप ऑफर की गई थी। आपने उसको कहा था कि नहीं, मुझे गवर्नर नहीं बनना है, इसलिए कि मुझे सियासत में रहना है। यानी कि आपके अंदर अभी भी जो मादा है सियासत का वो बाकी है। तो आपकी खुद की पार्टी जिसको आपने खून पसीने से सींचा है, कांग्रेस पार्टी, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? आप खासे मकबूल भी हैं मुसलमानों में और ऐसे भी आप मकबूल हैं, मशहूर हैं। अभी हाँ, मुझे हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह उस जमाने में कहा था कि बिहार को गवर्नर बन के जाने के लिए। उस वक्त पे हमारी घरवाली की सेहत ठीक नहीं थी और बिहार बहुत दूर जी बेंगलुरु से, और मैं जाना नहीं चाह रहा था कि उतने दूर जाऊं और बच्चे हमारे आएंगे नहीं आएंगे, और मैं कभी कोई चीज़ की ख्वाहिशमंद नहीं रहा। कभी भी इन लोगों को जाके कुछ पूछा नहीं मैंने आज तक। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज जो कांग्रेस की हालत है, अगर हम आज यूपीए सरकार की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं फेवरिज्म, कहीं बहुत सारी ऐसी चीजों का इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है कि ये लग रहा है कि शायद आने वाले चुनाव में जो 2014 में हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है उसकी हालत खस्ता होने वाली है, और वैसे में इतने तजुर्बे के और आदमी का इस्तेमाल पार्टी नहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, आने वाले दिनों में मैंने चंद सर्वे जो किए देखा हूँ, CNN IB हिंदू का सर्वे जी वो देखा हूँ, फिर मैंने हेडलाइन का सर्वे देखा हूँ, टाइम्स नाउ का सर्वे देखा हूँ, NDTV का भी कुछ सर्वे देखा हूँ, और थोड़े रियासती चैनल्स के भी सर्वे देखा हूँ। सर्वे हमेशा सैंपल सर्वे होता है। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वे गलत है, कांग्रेस फिर से पावर में आएगी? ऐसी बात नहीं। हो सकता है कि कांग्रेस UPA 1 UPA 2 10 साल एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं जी। अगरचे मुल्क में
सही सियासी जमायतें सामने ना आए, लोग लाचार होंगे। लोग आपने एक बड़ी बात कही कि चूंकि मुसलमानों के पास या देश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए शायद कांग्रेस पावर में आ जाए। यहाँ एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, मुसलमानों के हवाले से अगर बात करें तो मुसलमान बहुत ज्यादा नाराज हैं यूपीए सरकार से, जिस तरह से मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया है, जेलों में भरा गया है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में जाफर शरीफ साहब को अगर मान लीजिए मुसलमानों के पास भेजा जाता है कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पे, तो किस मुंह से, किस कुव्वत पे आप मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहेंगे? देखिए, मुसलमानों का खास करके मुसलमान नौजवानों को शिकार हुए। अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए जी, दूसरे एजेंसी, स्टेट एजेंसीज वगैरह जो करते हैं, एक बदकिस्मती है ये। क्या मुसलमान अकेला इस मुल्क के अंदर गुनाहगार रह गया क्या? नहीं, लेकिन ये बात तो आपकी सरकार के दौर में हो रही है। आप सही सवाल उठा रहे हैं, क्या अकेला मुसलमान गुनाहगार है, लेकिन ये हो रहा है आपकी सरकार के दौर में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान भी हिंदुस्तान की सोसाइटी का एक हिस्सा है। हर किसी समाज में जहाँ तालीम नहीं होती है, जहाँ कहीं नौजवानों को और बच्चों को संभालने की और ये किसी भी हुकूमत को, किसी भी, उसके तरफ तवज्जो देखना चाहिए कि कहाँ कमी रहेगी, क्यों। आपको लगता है कमी रही है? कमी तो सब कुछ है। अब सचार कमेटी की रिपोर्ट की बात बार बार करते हैं। सचार कमेटी की रिपोर्ट, आप ही के वजीर के रहमान खान साहब कहते हैं सारी सिफारिशें मान ली गई। जस्टिस सचार के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, ये नहीं कि बात नहीं हुई। क्या है जस्टिस सचार की रिपोर्ट? ये एक आंकड़ों का रिपोर्ट है। आजादी के बाद अब तक जो हुकूमतें हुए, जो भी हुकूमतों ने किया है, गवर्नमेंट के दस्तावेज से लेके एक रिपोर्ट ने उन्होंने बना दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये कमियां हैं। वही जस्टिस सचार कमेटी की रिपोर्ट है। नहीं, दूसरी रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के मद्देनजर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की, जी जी, जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस कहे गए, ये कर सकते हैं आप उनको सुधारने के लिए। अब मैं वजारत में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है गवर्नमेंट की भी मजबूरी होती है कि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़े बजट में कितना। नहीं, आप क्या मुतमईन हैं कि सच्चर कमीशन के बाद जिस तरह की चीजें करनी चाहिए थी सरकार को मुसलमानों के लिए, उनकी भलाई के लिए, क्या वो सारी चीजें की गई और उनका क्या असर हुआ? मैं खुले और साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, अगरचे कुछ आप वोट बैंक के खातिर करना चाहते हैं, सही नहीं। अभी आप आने के पहले मैं टेलीविजन चैनल पर बैठ के देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्ट्रीट वेंडर्स की कोई हिफाजत की बिल पेश हुई, उसके बारे में नहीं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है उससे कुछ भलाई हुई या नहीं हुई, हाँ या ना? मुझे इल्म नहीं है कि मैं आंकड़े वाकड़े देखा नहीं अभी क्या। नहीं, जो एक तासुर है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि पूरी तौर पर अगरचे भला हुआ तो लोगों को एहसास तो होना है ना, वो नहीं है? इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हम घर घर पहुंचे थे। अगरचे कोई गरीब किसी मारवाड़ी के दुकान में कपड़े गिरवी रखा है या बर्तन गिरवी रखा है या जेवर गिरवी रखा है, हम जाके छुड़ाते थे। यानी कि उस तरह की चीजें जो पहले की जाती थी उस तरह का कमिटमेंट नहीं है। हाँ, जाफर साहब,
जावर साहब, आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई और बहुत सारी बातों पे आपने रोशनी डाली। एक बात जो आपने साफ की है कि जो चीजें सरकार को करनी चाहिए थी वो चीजें शायद नहीं हो पाई हैं। अगली बार जब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो चाहेंगे कि आप अपनी सरकार की दफा में, आप कोशिश कर रहे थे कि सरकार का बचाव करें, कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी आपके पास बताने को हों जिससे ये लगे कि मुसलमानों के लिए वाकई कांग्रेस की सरकार जो है फिक्रमंद है। आज तकरार में बस इतना ही, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ और बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के मसाइल पे, मुसलमानों के मसाइल पे और पूरी दुनिया में मुसलमान और हिंदुस्तान किस तरह से आज देखा जा रहा है उसके ऊपर। आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।